अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, उसमें आप देखें तो अवसर की समानता दी गई है। और उसमें लिखा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग कुछ आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर उसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है। 16(4) देखें आप तो एक्सेप्शन है कि राज्य को शक्ति दी गई है कि पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति हेतु आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनके लिए ऐसा हो सकता है। तो यहीं से ये निकला है आरक्षण। 15-16 देखें। उसके अलावा हमारे संविधान के और बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो जुड़े हुए हैं रिजर्वेशन से। आर्टिकल 46 आप देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य जनता के जो दुर्बल वर्ग हैं, विशेषकर अनुसूचित जातियां, जनजातियां, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ाएगा, उनका अभिवृद्धि करेगा, सभी प्रकार के अन्याय शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो 46 में भी प्रावधान है। उसके अलावा देखें आर्टिकल 39 में आर्थिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। आर्टिकल 41 में व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार काम दिलाने की व्यवस्था की बात की गई है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल संविधान के जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आरक्षण से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 330 देखें आप तो संसद में SC/ST का, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। 332 देखें तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहां SC/ST के लिए आरक्षण। आर्टिकल 335 देखें 335, तो वहां लिखा है कि दक्षता को बनाए रखते हुए सरकार SC/ST के दावों का ख्याल करे, दक्षता प्रभावित नहीं हो और फिर SC/ST के दावों का ख्याल रखे। तो जो हम प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं वो बेसिकली उसी 335 से कि अगर आपकी एफिशिएंसी प्रभावित नहीं हो रही है तो SC/ST के दावों का ख्याल रखिए। आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए व्यवस्था की गई है, पिछड़ा वर्ग आयोग वगैरह बनाइए आप। उसके अलावा अब 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हमारे देश में, तो उसमें आप देखें 243D जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों में SC/ST के लिए आरक्षण हम बात कर रहे थे पीछे। 243T देखें आप तो उसमें म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं में SC/ST के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हो गई 73rd 74th अमेंडमेंट से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे आर्टिकल हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। आपको सारे ये अनुच्छेद पढ़ने चाहिए, याद भी होने चाहिए अनुच्छेद, इनके प्रावधान। ये फैक्चुअल है टॉपिक, संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ें तो अब क्या क्या डायमेंशन है आरक्षण के। आरक्षण के विभिन्न पहलू या डायमेंशन आप देखें तो जैसा मैंने बताया कई डायमेंशन हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण, तो वो आर्टिकल 16(4) आप देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि सरकारी नौकरियों में जो पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। SC/ST तो हैं ही पिछड़े। उसके अलावा आप देखें तो जो अदर बैकवर्ड क्लास OBC का कॉन्सेप्ट आया है मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद 1979 में जनता पार्टी सरकार ने बनाया, BP मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन। उसके पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग बना था, पिछड़ी जातियों की पहचान की जानी थी। कालेलकर आयोग की सिफारिशें नहीं मानी थी सरकार ने, लेकिन जब ये BP मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना, उसकी सिफारिशें
फिर 80s में कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो नहीं मानी गई। जब बीपी सिंह के समय फिर जनता पार्टी की सरकार आई तो वो मंडल आयोग, चूंकि जनता पार्टी नहीं बनाया था 79 में, तो वो बीपी सिंह ने माना मंडल कमीशन की सिफारिशों को। और परिणाम आप देखते हैं कि 27%, 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी ओबीसी के लिए। तो आप देखते हैं उसमें कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हो गई हमारे देश में। कुल रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में 49%, 15% रिजर्वेशन एससी के लिए, 7.5% रिजर्वेशन एसटी के लिए, 22.5% पहले से था, और ओबीसी के लिए हमने 27% या 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी। तो कुल 49.5% रिजर्वेशन। ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद था 1992 में, उसमें व्यवस्था दी कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक कन्फ्यूजन हमको होता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं तो कहाँ कैसे, फिर हम 60% आरक्षण कर रहे हैं, कहीं कहीं स्टेट्स में और ज़्यादा है। तो वहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी और ओबीसी इनके लिए कहा था कि इनको मिला के 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं। ओवरऑल तो भाई देखिए, अब ये ईडब्ल्यूएस कोटा आ गया, 10% और बढ़ा दिया तो 59.5% हो गया, 59.5% हो गया। किसी किसी स्टेट में तो और ज़्यादा, महाराष्ट्र में 68%, तमिलनाडु में तो 83, 87, कितना, तो इतने आरक्षण है। तो बेसिकली एससी, एसटी और ओबीसी इनको मिला के 50% से ज़्यादा नहीं, तो वो 49.5% है इनके लिए। अदर बेस, अन्य आधारों पे अगर आरक्षण दे रही है सरकारें, उसका डेटा सरकारों के पास उपलब्ध है पिछड़ेपन का, तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी फिर उसे मान्यता दे देता है। तो ईडब्ल्यूएस को भी उसी तरह से फिर खारिज नहीं किया है। तो ये तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात है। शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण देखें आप तो 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2006 में, यूपीए की सरकार थी, अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे। काफ़ी एम्स वगैरह में आरक्षण को लेके बहुत विवाद हुए हमारे देश में। फाइनली 93 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन सब में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो वो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी हो गया हमारे देश में। उसके अलावा देखें तो दूसरा इसी में सरकारी नौकरियों के अलावा फिर शैक्षणिक संस्थान, तिरानवेवां संविधान संशोधन देखिए आप। और बढ़े आगे तो फिर संसद और विधान मंडलों में आरक्षण, लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण। उसके लिए आर्टिकल 330 और 332, वहाँ हमने संसदों विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है कि लोकसभा में, विधानसभाओं में एससी, एसटी के लिए आरक्षण है, यहाँ ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं। बाकी सरकारी नौकरियाँ, शैक्षणिक संस्थान की हम बात कर रहे हैं, वहाँ ओबीसी को भी आरक्षण है, लेकिन लोकसभा विधानसभाओं में बस एससी, एसटी के लिए आरक्षण है, यहाँ ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था नहीं। एक मुद्दा जो काफी चर्चित रहा है हमारे देश में, चर्चित तो सारे रहे हैं मुद्दे, एक मुद्दा और जो चर्चित रहा है, प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेट सेक्टर या निजी क्षेत्र में आरक्षण। 90s में जब एलपीजी की नीतियां आई, प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेट सेक्टर की भूमिका बढ़ना शुरू हुई, सरकार ने अपनी भूमिका को कम करना शुरू किया। रोल बैक ऑफ द स्टेट कहते हैं हम उसे, कि सरकार की भूमिका में कटौती की गई।
निजी कंपनियों की, कॉरपोरेट्स की भूमिका बढ़ाई गई, तो फिर उसके बाद ये मुद्दा उठा चर्चा में कि फिर उन कॉरपोरेट्स में भी अब रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई अगर पहले सरकार 1000 वैकेंसी निकालती थी, 500 रिजर्व होती थी, अब अगर सरकार 800 वैकेंसी निकालेगी तो नेचुरल सी बात है कि 400 रिजर्व होंगी। 200 वैकेंसी कम होंगी तो उसमें 100 रिजर्व कैटेगरी की भी कम होंगी, तो नुकसान तो सबका है, रिजर्व कैटेगरी का भी उसी रेशियो में नुकसान है। सरकार 1000 का 800 इसलिए कर रही क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजी क्षेत्र को आगे ला रही है, तो नो डाउट सबका नुकसान है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी का भी नुकसान है, तो उसकी भरपाई के लिए फिर उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था करें, तब तो वो सरकार का पर्पस सॉल्व होगा, वेलफेयर स्टेट वाला, सामाजिक आर्थिक न्याय वाला। अदरवाइज तो सोच के देखें कि अगर सरकार अपनी नौकरियां 1000 की जगह 100 कर दे, 100 में से 50 सीटें रिजर्व, ठीक है, बाकी 900 अब वो प्राइवेट में होने लगे, और प्राइवेट वाला कहे हम तो भाई सारे अगड़ों को नौकरी पर रखेंगे, पिछड़ों को नहीं देंगे रिजर्वेशन, तो फिर क्या हो? तो देखिए फिर वो हमारा जो मूल मंतव्य था कॉन्स्टिट्यूशन का, पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का, वेलफेयर का, न्याय का, वो खत्म हो जाएगा। और आज की सच्चाई है कि हमें कॉरपोरेट की भूमिका को बढ़ाना है, निजी क्षेत्र को आगे लाना है। रेलवे तक अब देखिए निजीकरण की तरफ किस तेजी से बढ़ रहा है। क्या होगा वैसी स्थिति में? तो वास्तव में जो आरक्षण की मूल भावना है, जो उद्देश्य है, उसको जिंदा रखना है तो फिर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण करना पड़ेगा। निजी क्षेत्र की भूमिका कम हम कर नहीं सकते हैं आज की डेट में। अब अगर आरक्षण नहीं देंगे तो फिर तो ये 10-5 साल में पता लगा कि इस तरह से खत्म हो जाएगा आरक्षण हमारे देश में। सरकार वैसे नहीं करे खत्म, सरकारी नौकरियों में देती रहे आरक्षण, लेकिन जब सरकारी नौकरी बचेगी तब तो आरक्षण होगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो फिर काहे का आरक्षण? तो इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा एलपीजी के बाद ही समय समय पे उठता रहा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तब वो विशेष रूप से कोई भी एसोचैम की मीटिंग होती थी, फिक्की का सम्मेलन होता था, सीआईआई की बैठक होती थी, मनमोहन सिंह जरूर इस मुद्दे को उठाते थे कि कॉरपोरेट्स को रिजर्वेशन के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, और केवल सोचना नहीं चाहिए बल्कि प्रयास करना चाहिए। निजी क्षेत्र तैयार नहीं हुआ कि भैया हमारा काम तो जो है उत्पादन करना, पैसा कमाना, लाभ, अब उसमें अगर हमें इस तरह की बाध्यताएं आप लगा देंगे तो फिर तो हमें अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। जनरली जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट दिए जाते हैं आर्गूमेंट, वही सब प्राइवेट कंपनीज ने आर्गूमेंट दिए, कोशिश की गई, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था। निजी क्षेत्र ने चेताया सरकार को कि भैया कानून बना के कोशिश नहीं करना ये सब करने की। हालांकि देखिए आप, जो नया कंपनी कानून बना है उसमें सरकार ने सीएसआर को तो कर ही दिया कानून बना के बाध्यकारी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मनमोहन सिंह वो एक काम कर गए, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये नहीं हो पाया काम कानूनन। उसी का थोड़ा सा जो परिवर्तित रूप अब आप देख रहे हैं वो है स्थानीय कोटा। तो इस कोरोना के दौर में विशेष रूप से चर्चित हो गया है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण तो नहीं हो पाया, विवादित मुद्दा है हमारे देश में। अगेन उसके पक्ष विपक्ष में ढेरों तर्क दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन रिसेंटली जो आप देख रहे हैं कि नौकरियों में स्थानीय कोटा, ये काम कुछ राज्यों ने किया है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने पिछले साल किया था कानून बना के ये काम, कि आंध्र प्रदेश में जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं, कम से कम 75% नौकरियां उन्हें आंध्र प्रदेश के लोगों को देनी पड़ेंगी, 25% बाहरी लोगों को रख सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया है किस लेवल की
नौकरियों की बात हो रही, कौन सी पोस्ट के लिए बात हो रही, कौन कौन सी कंपनियां उस कानून के दायरे में आएंगी, वो फिर वो पूरे हैं जो भी उसके कानून की प्रावधान। तो पहला राज्य बना जिसने स्थानीय कोटा तय कर दिए नौकरियों के लिए। रिसेंटली आप देखें कि मैं बात कर रहा हूं कि 4-6 दिन पहले हरियाणा सरकार ने भी, मंत्रिमंडल ने फैसला किया है सेम कि वो हरियाणा में जो निजी उद्योग रोजगार कंपनियां हैं वहाँ हरियाणा के लोगों को 75% रखना पड़ेगा, 25% बाहरियों को रख सकते हैं आप। इधर मुद्दा आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से ये मुद्दा ज़्यादा चर्चा में हो गया है। स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब से जो प्रवासी मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वापस लौटे हैं बड़ी संख्या में, और जिस तरह से अब व्यवस्था हुई है प्रवासी मजदूरों को लेके हमारे देश में पिछले 2-3 महीने में, उनके साथ जितना बुरा बर्ताव किया गया है, तो ये बड़ा चर्चित मुद्दा हो गया। यूपी सरकार ने कहा, बिहार ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अब ये लोग वापस लौट के नहीं जाएं, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार दे दें। बहुत अच्छी बात ऐसा हो जाए। महाराष्ट्र के जो नेता हैं, राज ठाकरे टाइप, उन्होंने तो कह ही दिया कि भैया हाँ बिल्कुल भैया कर लो, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र कह रहा है डोमिसाइल लाना पड़ेगा अब अगर हमारे यहाँ नौकरी करनी है तो ये सब इशू जो इस कोरोना के दौर में आपको देखने को मिल रहे हैं। हम सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन में भी इन इशूज की बात कर रहे थे, और ये सब अब यहाँ रिजर्वेशन से जुड़े इशूज भी हैं। स्थानीय कोटा तय करने की बड़ी तेजी से मांगे चल रही हैं कई स्टेट में, 2 में तो हो ही गया, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कई और राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और प्लस एक देखेंगे पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। तो ये एक मुद्दा काफी विवादित मुद्दा रहा है हमारे देश में, पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा। मुद्दा ये है कि क्या जो ये नियुक्तियां होती हैं, नए रिक्रूटमेंट होते हैं, केवल उन्हीं में रिजर्वेशन हो, और या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। प्रमोशन का मतलब होता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ गमन। आप डिप्टी कलेक्टर हैं, प्रमोट होकर आपको कलेक्टर बनाया जाता है। DYSP हैं, प्रमोट करके आपको SP बनाया जाता है। तो जब आप अभी BPSC की मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ रिजर्वेशन है, ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो बस यहीं तक रिजर्वेशन हो, या जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो उसमें भी रिजर्वेशन हो कि भाई जनरल कैटेगरी का DYSP है, रिजर्व कैटेगरी का DYSP है, किसे पहले प्रमोट किया जाए, किसे बाद में, या रिजर्व कैटेगरी के लिए प्रमोशन में भी कुछ सीटें रिजर्व हों, जनरल कैटेगरी के लिए अलग सीटें हों। तो वहाँ भी ये रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमेशा से चर्चित मुद्दा रहा है। जब VP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था, OBC को 27% रिजर्वेशन दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। इंदिरा साहनी मामला काफ़ी फेमस मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं। और तब से ये मुद्दा हमारे देश में विवादित और चर्चित हुआ था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए 77वां 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया था, और 77वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने व्यवस्था कर दी थी कि आरक्षण पदोन्नतियों में भी होगा। संविधान का जो आर्टिकल 16(4) है, उसमें 16(4)A को जोड़ा था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ने, और व्यवस्था कर दी थी कि पदोन्नति में भी आरक्षण होगा। तो तब से यह पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार ने संशोधन करके व्यवस्था कर दी की है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया 1999 में, फिर सरकार ने 85वां 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 2001 में। तो ये फिर लड़ाई झगड़ा चलता रहा सरकार के सुप्रीम कोर्ट के बीच में। फाइनली निष्कर्ष यही है कि पदोन्नति में आरक्षण है,
अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। पहले ये होता था कि पदोन्नति में आरक्षण दें, सुप्रीम कोर्ट ने उसके गाइडलाइंस तय किए थे। 2006 में नागराज वाद एक आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पदोन्नति में आरक्षण आप दे सकते हैं, लेकिन आपको डेटा कलेक्ट करके ये बताना पड़ेगा कि वो वर्ग वास्तव में पिछड़ा हुआ है और उच्च पदों पे उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर ये डाटा आप प्रस्तुत करेंगे तो फिर पदोन्नति में आरक्षण देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब वो डेटा कलेक्ट को लेके विवाद होता रहता था। वही अभी 2018 में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब वो डेटा आप नहीं भी दें तो कोई बात नहीं, उसमें हम छूट दे रहे हैं, आप आरक्षण दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कहा कि हम राज्यों को, जैसे उत्तराखंड सरकार ने किया कि बिना आरक्षण के नियुक्तियां कर रही है, तो वो हम राज्यों को बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आपको आरक्षण देना होगा। उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूल अधिकार नहीं है। व्यवस्था है मूल अधिकारों में, लेकिन वो सरकारों की इच्छा के ऊपर है कि अगर उन्हें ऐसा एहसास होता है कि पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो आरक्षण दे सकती हैं, और उन्हें लग रहा कि नहीं है जरूरत तो ना दें। हम डंडा मार के कहें कि नहीं देना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। इसी को लेके विवाद हो गया। कई राजनीतिक पार्टियां, जो हमने कहा कि कौआ कान लेके उड़ गया, अब कान नहीं देखना है कौए के पीछे, पूरा क्या वो संदर्भ है, पूरा क्या व्यवस्था है, किस कॉन्टेक्स्ट में व्यवस्था है, उसको जाने बिना बस विवाद हो जाता है हम लोगों के देश में। जागरूकता की कमी, शिक्षा साक्षरता की कमी की वजह से बिना बात का, जिसे कहा जाता है, बात का बतंगड़ बन जाता है। ना आरक्षण खत्म हो रहा, बस हो जाएगा, अरे सरकार तो देखो आरक्षण खत्म करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख रही है। क्या व्यवस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या व्याख्याएं कर रहा है, उनके क्या प्रभाव होंगे नहीं होंगे, वो बिना जाने समझे बस सरकार तो आरक्षण खत्म कर रही है। तो देख ही रहे हम सीए वगैरह को लेके कि किस तरीके से हम लोगों के देश में बिना बात का बतंगड़ बन जाता है और इतने हंगामे हो जाते हैं। तो आरक्षण भी उसी हंगामे की बलि चढ़ता रहता है, बस राजनीतिक हथियार बना रहता है हमेशा हमारे देश में चुनाव जीतने हारने के लिए। तो ये कई सारे डायमेंशन हैं रिजर्वेशन के। आधार क्या है आरक्षण के? किन आधारों पे आरक्षण दिया जाए, तो मेनली तो कास्ट या जाति आप देखते हैं कि इस आधार पे आरक्षण है। तो एससी एसटी को तो है ही आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ी जातियां, तो उनको आरक्षण। अब अन्य पिछड़ी जातियों में किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाए, ये फिर एक अगेन हमारे देश में काफी बड़ा विवाद का मुद्दा। आजकल तो सब चाहते हैं कि उन्हें ओबीसी में शामिल कर लिया जाए, 27% आरक्षण, सब पिछड़े हैं। तो आप देखिए कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन करते हैं इस बात को लेके कि उन्हें पिछड़ा मान लिया जाए, हरियाणा में जाट आंदोलन करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में पाटीदार, पटेल, जो भी। जबकि लगभग सारे ये देखें कि अच्छे खासे पढ़े लिखे समृद्ध हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे पटेल पाटीदार हो, लेकिन सबका कहना है कि नहीं भैया, हम भी अदर बैकवर्ड क्लास हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, हमें भी उस दायरे में लाके हमें भी आरक्षण दिया जाए। कभी जैन धर्म के लोग करेंगे, कभी कोई और कहेगा कि हमें भी ओबीसी में शामिल करो। तो ये अब नई नई जातियां बस वो किसी तरीके से वोट बैंक के तहत ये ओबीसी की कैटेगरी में शामिल होना चाहती हैं, ताकि उन्हें भी वो आरक्षण का फायदा मिल जाए। और ये हमेशा से बस हमने कहा चर्चित मुद्दा रहता है कि किन जातियों को आप उसमें शामिल कर रहे, किन को शामिल नहीं कर रहे। तो जाति आधारित आरक्षण बेसिकली ये रहा है हमारे देश में, एससी एसटी ओबीसी। फिर देखें तो जेंडर या लिंग, लिंग के आधार पे आरक्षण,
ये हमने 73वें 74वें संविधान संशोधन से कर दिया कि जो पंचायतों नगर पालिकाओं में वीमेंस रिजर्वेशन महिला आरक्षण की व्यवस्था कर दी। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 15(3) आप देख रहे हैं कि उसमें पहले से प्रावधान था कि महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जाएगा सरकार को। तो विशेष प्रावधान जैसे मातृत्व अवकाश वगैरह हम देखते हैं, वो हम उस कैटेगरी में रख देते हैं। अब यहाँ देखिए ये 73वें 74वें संशोधनों से हमने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। लोकल बॉडीज में, स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण हम पढ़ के आए कि 33% रिजर्वेशन किया गया। बिहार जैसे कई राज्यों ने 50% भी कर दिया। और प्लस आप देखें कि अब तो कई स्टेट्स में आपके यहाँ भी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया। तो ये भी हमारी वही सामाजिक मान्यताएं कुरीतियां रही हैं, तो महिलाओं ने भी उनका काफ़ी खामियाजा उठाया है और ये भी कंपैरेटिवली काफ़ी बैकवर्ड या पिछड़ी हो गई हैं। तो SC ST के बाद फिर महिलाएं ही कि ये भी कुरीतियों का काफ़ी शिकार हुई, काफ़ी पिछड़ापन। तो अब हम नौकरियों में भी आरक्षण दे रहे हैं। तो बिहार ही आप देखिए आरक्षण है, यूपी में कई और जगह हमने नौकरियों में भी आरक्षण दे दिया। संसद में, विधानसभाओं में लंबे समय से आरक्षण की मांग चल रही है। स्पेशली जब ये हमने 73वें 74वें संशोधनों के द्वारा लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिया, उसके बाद से ही मांग चल रही है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वहाँ भी हम रिजर्वेशन दें वीमेंस को। वहाँ हम जानते हैं कि अभी तक हुआ नहीं। तो जेंडर बेस्ड या लिंग आधारित आरक्षण भी हमने किया है। उसके अलावा देखें तो आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण, ये अभी हाल फिलहाल ही काम हुआ हमारे देश में। 103वां संविधान संशोधन 2018, EWS कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अब इसमें जो भी इकोनॉमिकली वीकर हैं, क्या आगड़े क्या पिछड़े, वो जो 49.5% रिजर्वेशन है वो तो है ही SC ST OBC, उसके अलावा 10% रिजर्वेशन अब आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए केंद्र ने अपनी नौकरियों में कर दिया। राज्यों की मर्जी है कि उन्हें करना है कि नहीं करना है। कुछ राज्यों ने किया है, कुछ राज्यों ने अभी नहीं भी किया है। अभी तक ये आर्थिक आधार नहीं होता था हमारे देश में आरक्षण का। अभी तक आधार होता था पिछड़ेपन का सामाजिक शैक्षणिक, जो कि संविधान में लिखा था। अब सरकार ने पिछड़ेपन का आधार आर्थिक आधार भी बना दिया और ये काफी बड़ा चेंज या परिवर्तन माना गया सोच में ही कि अभी तक हमने इस आर्थिक आधार को नहीं बनाया था, पिछड़ेपन का आधार अब हो गया ऐसे। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हैं वो आ जाएं और उन्हें आरक्षण मिले। उसके अलावा देखेंगे तो एक धर्म का आधार भी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में 2004 में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भैया डेटा लाइए पहले कि मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब हम देखेंगे, अदरवाइज जब तक वो डेटा आपके पास नहीं है पिछड़ेपन का तो हम कैसे मान लें। तो भाई ये तो संविधान में स्पष्ट लिखा है कि पिछड़े वर्ग, तो पिछड़े हैं, इसका डेटा भी तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये पिछड़े हैं। बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात है पिछड़ेपन की। तो पिछड़ेपन का जब तक डेटा नहीं है सरकारों के पास, तब तक उनके आरक्षण को कैसे सरकार को कैसे कोर्ट जायज ठहराएगा। तमिलनाडु में है 3.5% ईसाइयों के लिए आरक्षण, 3.5%, 30% OBC आरक्षण होता था, उसमें 7% उन्होंने कट कर दिया, 3.5% ईसाई और 3 क्रिश्चियन और 3.5% मुस्लिम, उनको आरक्षण दिया गया तमिलनाडु में। तो पिछड़ेपन का डेटा है आपके पास, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, वो चूंकि आधार तो पिछड़ापन है, बैकवर्ड, अब वो बैकवर्ड आप आर्थिक आधार पे हैं, सामाजिक शैक्षणिक अभी तक था, अब ये भाई अन्य आधार भी हैं बैकवर्ड होने के, तो ठीक वो डेटा लेकिन हो। तो धर्म के आधार पे आरक्षण,
और देखें तो हमने कहा कि जो हैंडीकेप हैं, दिव्यांग या विकलांग, तो इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था। 3% रिजर्वेशन है नौकरियों में। आप देखें 1995 1995 में एक एक्ट बना था, निशक्त जन अधिनियम, हैंडीकेप के लिए, हैंडीकेप एक्ट 1995। उनको नौकरियों में आरक्षण दिया गया 3%। इस आधार पे भी हमने आरक्षण दिया है। कुछ अन्य आधार भी हैं आरक्षण के। अन्य आधारों में आजकल आप देखें शहीदों के परिवार हैं, उनको हम आरक्षण देते हैं कई बार। पेट्रोल पंप या नौकरियां, या खिलाड़ियों को देखिए रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाता है। कई सारे खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी या किसी दूसरे के, सीधा देखिए उन्हें DYSP बना दो। हरियाणा हो, पंजाब हो, कई राज्यों खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कुछ रिजर्वेशन देके सीधा भर्ती कर देते हैं सेवाओं में, नौकरियों में। भूतपूर्व सैनिक, उन्हें रिजर्वेशन आप देखते हैं। रिटायर्ड सैनिक हैं राजस्थान वगैरह कई स्टेट, तो उनके लिए रिजर्वेशन है। विधवा, तलाकशुदा महिलाएं हैं कहीं कहीं, उनके लिए रिजर्वेशन। विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, उनके लिए रिजर्वेशन। तो ये अलग अलग और भी कैटेगरीज हैं। इंटरकास्ट मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे, अंतर जातीय विवाह से पैदा होने वाले बच्चे, उनके लिए रिजर्वेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, NRIs के लिए कुछ % सीटें रिजर्व। अलग अलग बेस पे भी हम कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्थाएं देख सकते हैं अपने देश में। तो ये इतने डिफरेंट बेस या अलग अलग आधार हैं जिनके आधार पे आरक्षण, सबसे प्रचलित आधार रहा है कास्ट, जाति आधारित आरक्षण, जो कि परंपरागत रहा है। बाकी अब धीरे धीरे और आधारों पे भी आरक्षण की व्यवस्थाएं हो गई। आरक्षण का औचित्य क्या है? मेरे ख्याल से अब तक आप चीजें जान समझ रहे हैं सब। उसके फेवर में तो वही हमने कहा, कास्ट सिस्टम सबसे बड़ा जो रीजन है आरक्षण का, कि भाई उस कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ जातियां पिछड़ गई हैं हमारे देश में, उन्हें हमने कुछ पर्टिकुलर कामों तक ही सीमित कर दिया तो नहीं हो पाया विकास। कुछ जातियां तरक्की कर गई, आगे निकल गई। तो जो भेदभाव, जो असमानता की खाई चौड़ी हुई, इनइक्वालिटी बढ़ी, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इतिहास, अतीत की गलतियों को सुधारें। और उन अतीत की गलतियों को सुधारने का तरीका है कि जिनका अब तक हमने शोषण किया, उन्हें अब हम आरक्षण दें, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने के, दूसरों के बराबर आने के मौके मिले। बाकी वही लोकतंत्र, लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक न्याय, वही सब पक्ष में तर्क है। समानता, विधियों का समान संरक्षण। और विपक्ष में तर्क की वही है कि भाई समानता की बात कर रहे हैं तो फिर समानता तो सब समान हो। पिछड़े हैं तो उन्हें सरकार पैसा दे दे, ज्यादा है एजुकेशन दे दे, लेकिन अब नौकरियों में आरक्षण भाई इक्वल होना चाहिए। यहाँ तो परीक्षा, पिछड़े हैं तो पढ़ा लिखा दो उन्हें आप, कुछ पैसा दे दो उन्हें आप, उसके माध्यम से बराबरी पे ला दो। लेकिन फिर तो जब एग्जाम की बात आ रही है तो यहाँ तो फिर समान हो, यहाँ अंतर क्यों? ट्रेनिंग दे दो उन्हें। और इस बात की क्या गारंटी है कि आरक्षण देने से वो विकास कर ही जाएंगे? 70 साल तो हो गए अभी तक, तो फिर हो जाना चाहिए था विकास उनका, आरक्षण की जरूरत नहीं पड़नी थी। अगर आप ये कह रहे कि विकास हो गया तो फिर आरक्षण क्यों दे रहे? अगर आप ये कह रहे कि विकास नहीं हुआ तो अभी आरक्षण क्यों दे रहे? देखिए आप, दोनों इशू हैं। विकास हो गया तो फिर क्यों दे रहे आरक्षण, और विकास नहीं हुआ तो अभी क्यों आरक्षण? भाई 70 साल के आरक्षण के बाद भी अगर विकास नहीं हुआ तो फिर आरक्षण का क्या फायदा, क्यों दे रहे आप? और अगर 70 साल के आरक्षण के बाद विकास हो गया तो फिर जब आप ही कह रहे कि विकास हो गया तो फिर क्यों दे रहे आरक्षण आप? भाई अब तो हो गया बराबर। तो इस तरह से उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट बहुत सारे
तर्क दिए जाते हैं आरक्षण के। क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट चर्चा में रहा है। पिछड़े वर्ग में भी सारे पिछड़े नहीं हैं, कुछ जैसा हमने कहा कि इस आरक्षण की वजह से विकास कर लिया है जिन्होंने, तो क्या उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जब ओबीसी के आरक्षण वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था, आप लोग अपने ऑडियो बंद कीजिए, राज या उत्तम और जो लोग हैं अपने ऑडियो बंद कीजिए आप लोग। तो जब ओबीसी के आरक्षण वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था, इंदिरा साहनी बाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के रिजर्वेशन को तो सही बताया था, हाँ, लेकिन साथ में उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट भी दिया था कि ओबीसी को आरक्षण सरकार दे 27%, दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि कुल 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्रीमी लेयर मतलब उस ओबीसी में भी जो अपर वर्ग है, साधन संपन्न वर्ग है, उनको आरक्षण क्यों मिले? ओबीसी में जो भी जातियां हैं, यादव या जो XYZ जातियां हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे हमारे देश के सारे यादव पिछड़े ही हैं। तो उसमें भी कुछ हैं साधन संपन्न है। तो भैया यादव को अगर आप आरक्षण दे रहे अच्छी बात है, लेकिन जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण देंगे कि सबको देंगे उसमें? तो वहां भी क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पिछड़ी जातियों में भी क्या सभी पिछड़े हैं, उस जाति के सभी लोग पिछड़े हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सरकार ने इस बात को स्वीकार किया, वहां भी विवाद होते रहे। आज की डेट में आप देखते हैं 8 लाख की सीमा तय की गई है कि 8 लाख से ऊपर जिनकी साल भर की इनकम है उन्हें हम क्रीमी लेयर कहते हैं, तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विस में जो लोग हैं 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, अब उन्हें हम नहीं देंगे आरक्षण, उन्हें हम क्रीमी लेयर के अंतर्गत मानेंगे। उत्तम जी आपका ऑडियो चालू है, इसे बंद करें आप। राज जी और जिन जिन लोगों का ऑडियो बंद है, मैं बार बार अगर यही आपको डायरेक्शन दूंगा तो मेरा 5 मिनट इसी में खराब हो जाएगा, और इतना समय हमारे पास नहीं है। तो ये आरक्षण का औचित्य और क्रीमी लेयर की आप बात कर सकते हैं। रिसेंट इश्यूज मैंने शुरू में ही बता देता हूं मैं तो आपको। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ था कि कई तमिलनाडु की जो रीजनल पार्टियां हैं वो कोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट, नीट से जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल वगैरह के लिए, तो उनका तमिलनाडु का कि पार्टियों का कहना था कि 50% ओबीसी के लिए आरक्षण दीजिए आप मेडिकल कॉलेजेस में तमिलनाडु में, सरकार को डायरेक्शन दीजिए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। पहले भी कह चुका है कई बार। रिसेंटली अब इस तमिलनाडु वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, डीएमके, AIDMK, CPI, सब ये पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी आई, सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाई उन्होंने कि केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे कि नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटें हैं, तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, आपको जाना है मद्रास हाई कोर्ट चले जाओ, डायरेक्ट हमारे पास क्यों आए? भाई हमारे पास तो तब आना है जब मूल अधिकार हो। मूल अधिकार नहीं है ये। क्यों नहीं है? तो वही व्यवस्था है कि जो आर्टिकल 15-16 है, तो वो भाई सरकारों को पावर देते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि पिछड़े हैं तो करें प्रयास, लेकिन हम दबाव बना के बाध्य करके कहें तो ऐसा नहीं होगा। आप हाई कोर्ट जाइए, भाई हाई कोर्ट मूल अधिकार के अलावा अन्य अधिकारों की भी रक्षा करते हैं, तो वहां जाइए आप, हमारे पास डायरेक्ट आने का औचित्य नहीं। तो रिसेंटली ये एक मुद्दा चर्चा में रहा। दूसरा मैंने बताइए स्थानीय कोटा वाला मुद्दा कोरोना के दौर में काफी चर्चा में है। पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है। और आप देखें कि इस बीच में काम हुआ है कि आंध्र प्रदेश के कुछ जो शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र, वहां सरकार ने व्यवस्था करी है कि 100% रिजर्वेशन। वो एक काफी विवाद का मुद्दा हो गया है, मामला कोर्ट में आया है। किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों जो
शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 100% रिजर्वेशन। आर्टिकल 244 आप देखें, संविधान की 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची देखें, वहां कुछ इस तरह के शेड्यूल्ड एरिया घोषित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, वहां कुछ शेड्यूल्ड एरिया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने कहा कि 100% आरक्षण देंगे हम इन शेड्यूल्ड एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, 33% उसमें महिलाएं भी होंगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ऐसा कैसे, 100% आरक्षण तो भेदभाव पूर्ण अस्वीकार है, ये नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 100% रिजर्वेशन ठीक है, वो शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन उसमें 100% रिजर्वेशन दे देंगे आप उन्हीं के लिए। तो आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन बता के सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया। ये एक मुद्दा चर्चा में रहा है रिसेंटली। तो ये जो कुछ रिसेंट इशू हैं रिजर्वेशन से जुड़े हुए जो चर्चा में रहे हैं, तो यही पूरा टॉपिक है। रिजर्वेशन या आरक्षण से जुड़ा हुआ जितने संभव डायमेंशन और एस्पेक्ट थे, मैंने कोशिश करी कि सब कवर हो जाए। और एक डायमेंशन यहाँ देखेंगे, मुद्दा देखेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ होती हैं, वहाँ भी प्रेफरेंस सिस्टम है कि अगर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के समान योग्यता वाले प्रत्याशी हैं तो रिजर्व कैटेगरी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है या प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेफरेंस सिस्टम है। रिजर्वेशन तो है नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, लेकिन प्रेफरेंस सिस्टम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्तियां होती हैं जजों की, उनमें। तो ये भी एक यहीं रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ डायमेंशन है। तो ये इतने सारे डायमेंशन थे रिजर्वेशन से जुड़े हुए। मेरे ख्याल से कोई भी डायमेंशन छूटा नहीं है रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। बाकी अब इनके डिटेल्स वो आप चाहें तो टॉपिक सारे मैंने बता दिए, इनसे जुड़े हुए डिटेल्स आपकी इच्छा है, अब आपको ज़रूरत लगती है तो या आप पढ़ चुके होंगे, चूँकि पूरा पॉलिटी आप पढ़ चुके हैं, और अदरवाइज फिर आप पढ़ें अगर कोई आपको डिटेल इसमें ज़रूरत लग रही है। सारे डायमेंशन मैंने कवर कर दिए हैं आरक्षण से जुड़े हुए। तो आज इतना ही। कुछ पूछना है किसी को तो बताएं। हैं? आर्थिक रूप से पिछड़े का क्राइटेरिया क्या है? अब आर्थिक रूप से पिछड़े का क्राइटेरिया तो अब ये तो मुझे भी अब इस तरह की फैक्चुअल चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। ये फैक्चुअल चीज़ें मैं तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे बात कर रहा हूँ आपसे। फैक्चुअल चीज़ें तो EWS का क्राइटेरिया। सर, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, हाँ, उनकी आमदनी जो 8 लाख से नीचे है, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था है सर। उसका कुछ 440 का भी, जिसका पास कुछ ज़्यादा 440 है तो मिलता है। हाँ, हर चीज़ क्राइटेरिया को देखते हुए आरक्षण दिया। अच्छा, हाँ वही कह रहे हैं। अब ये फैक्चुअल चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। मैं तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ। फैक्चुअल डेटा तो वो सारा मुझे भी ना उतना याद भी रहता है हम लोगों को देखे फैक्चुअल, और उतना हमें भी वो देखना पड़ेगा, तब उसके बाद ही हम बता पाएंगे। तो जैसा ये लोग बता रहे बिल्कुल यही होगा। आय भी होगी उसमें, संपत्ति भी होगी उसमें, डिटेल वो डेटा मुझे देख के देखना पड़ेगा। EWS तो वो SC ST OBC के लिए तो है ही आरक्षण। जी हाँ, तो वही बता रहे कि SC ST OBC के लिए तो है ही 49.5% आरक्षण। तो अब ये 10% हमने EWS बेस पे दिया है, जो उन रिजर्व के अलावा जो बच रहे हैं उनके लिए ये 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण। जी, जो हम लोगों ने 15% या 7.5% या 27% रिजर्वेशन रखा है,
हाँ जी, बिल्कुल वही आधार ही है। कमीशन सर जिस समय बना था सर, मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? हम लोग को तो उतनी जानकारी नहीं है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बारे में क्या डिटेल जानना चाहते हैं बताएं। है तो हमारे पास, अब वही मैंने कहा कि उतने डिटेल फिर अब एक तो समय भी नहीं है और उन्होंने सर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी जनसंख्या जो बताई थी, वो उस समय जनसंख्या हुआ नहीं था, लेकिन सैंपलिंग के आधार पर से जो किया गया था, वो सैंपलिंग जो जनसंख्या का किया गया, वो पहले के जनसंख्या गणना के आधार पर किया गया था, क्योंकि वो उस तरह से कास्ट वाइज जनसंख्या का गणना जो है वो उस समय में हमें जानकारी मंडल कमीशन ने जो हमारे पास जैसे डाटा कुछ है बहुत, अब उतना तो हम फिर लाए भी नहीं, कुछ हमारे पास है यहाँ प्रिंट आउट भी कि कुछ ऐसा आप पूछेंगे। मंडल कमीशन ने 405 जिले 405 डिस्ट्रिक्ट में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधारों पर पिछड़ी जातियों का सर्वे किया था। सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो पिछड़ी जातियां हैं 405 जिले, उस समय उतने जिले होंगे हमारे देश में, तो उनका सर्वे किया था। और ये हम बात कर रहे हैं 1980 की। 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी मंडल कमीशन ने। लागू हमने किया था 90 में जब बीपी सिंह पीएम बने थे, लेकिन ये रिपोर्ट सौंपी थी 1980 में ही मंडल कमीशन ने। उसके पहले काका कालेलकर आयोग बना था 53 में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, तो उसकी सिफारिशें स्वीकार नहीं हुई थी। ये मंडल कमीशन की सिफारिशें भी कांग्रेस सरकार आ गई थी तो स्वीकार नहीं हुई थी। जब बीपी सिंह पीएम बने जनता पार्टी, तो फिर वो स्वीकार हुई और ये लागू किया गया। अब और इससे डिटेल डेप्थ कुछ नॉलेज तो वो और डेटा, फिर तो अगेन वो डेटा तो फिर हाँ सर एक सवाल जी सर, जो जनसंख्या वाली बात ये कह रहे थे अभी, जी तो सर अभी पिछले दिनों बिहार में भी मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया है कि जो जनगणना हो रही है वो जाति आधारित भी होनी चाहिए, हाँ पता चले कि लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो सही है कि हाँ, जाति आधारित जनगणना, जी हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा भी काफी रहता है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर 100% आरक्षण के मतलब क्या होता है सर? 100% आरक्षण मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं पूरी उन्हीं के लिए रिजर्व हैं सीटें, और कोई नहीं जाएगा उस पर। तो फिर सर जो जनरल कास्ट का ओबीसी है फिर उसका क्या होगा सर? हाँ, कुछ नहीं होगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि वो चूंकि शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित एरिया है, तो उसमें अनुसूचित जातियों को ही 100%, तो उसी तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ऐसा कैसे हो जाएगा। असंवैधानिक घोषित कर दिया, आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सर ये जाति आधारित जनगणना की बात है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, अब लिख सकते हैं आप। अब वैसे तो जब होनी चाहिए हमारे ख्याल से, तो भाई पारदर्शिता का जमाना है, ट्रांसपेरेंसी का जमाना, तो अब बिल्कुल होना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है भाई, पता तो हो हमें कि किस धर्म के लोग कितने हैं, कि जाति के लोग कितने, क्या बुराई है इसमें। मिसयूज ना हो उसका, बस सबसे बड़ी बात ये कि मिसयूज ना हो इन चीजों का। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जातिवाद ना बढ़े, तो ये संख्या एक तरफ आ जाएगी, तो एक तरफ से जातिवाद के बढ़ने अब वही बात कह रहे हैं कि अब हम रेत में मुंह घुसा रहे हैं तो उससे दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। रेत में मुंह घुसाने से दुनिया नहीं बदलती है। कुएं के मेढक बन जाए तो कैसा थोड़ी है कि कुएं के बाहर की दुनिया हमारे कुएं के मेढक बने रहने से बदल जाएगी। दुनिया तो जो है वो रहेगी। अब कौन सा हमारे देश में माई बाप और क्या क्या आप लोग देखते हैं बिहार में कि मुसलमान, यादव, माई, तो ये तो वो बिना उनके चुनाव होते हैं हम लोगों के देश में। तो ये तो बेकार की बातें हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं कि भैया जाति के आधार पर जनगणना हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पता लग जाएगा। पता लग जाएगा तो पता लगना आज के ज़माने में अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? मिसयूज करोगे आप तो है, मिसयूज नहीं करो। तो मिसयूज तो साहब हम करेंगे अगर ऐसा होगा तो, इसलिए गलत है ऐसा करना। तो मिसयूज क्यों करेंगे, उस पर पाबंदी लगाओ। संविधान में जी जो आरक्षण की बात कही गई है, जी वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं जी उनके लिए है। जी हाँ और यह 103वां संविधान संशोधन करके जो आर्थिक रूप से किया गया है, जी, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल होता तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर ही चुका होता। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी तो नहीं है उल्लंघन, बात खत्म। अब आपसे हमसे, आप और हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है मतलब नहीं है उल्लंघन। जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया है आपको। क्या लग रहा है आपको कि उल्लंघन होता तो 2 साल हो गए अब तक सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा रहता?
सुप्रीम कोर्ट की मान्यता का मतलब ये कि संविधान का उल्लंघन नहीं है। संविधान में तो आर्थिक आधार पर ठीक है, तो मूल संविधान में तो इतने संशोधन हमने कर दिए। मूल संविधान में तो जीएसटी भी नहीं था, मूल संविधान में तो और क्या क्या नहीं था। तो फिर तो सारी चीजें आप कहिए कि नहीं संविधान को बदलना नहीं चाहिए, जो मूल संविधान था वही रहना चाहिए, तो फिर तो सारे संशोधन जितने आज तक हमने किए सब गलत हो गए फिर तो इस लिहाज से। चलिए ठीक है, रोक रहे हैं। बाकी तो अब आरक्षण हमने का इशू ऐसा है कि जितना मर्जी डिस्कशन करते रहें, रोक रहे हैं आज यहीं, कल आगे बढ़ाएंगे। कोई और एक इशू लेंगे जो बचे हुए टॉपिक हैं, और एक इशू पे बात करेंगे। 370 है, नागरिकता है, रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की भूमिका है, देखते हैं। तो कल और एक इशू पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही जी, चलिए हाँ आज इतना ही, कल आगे बढ़ाएंगे जी।